हेलो एवरीवन। आज की कहानी है औरतें अपने लिए नहीं जीती भाग 4। कहानी अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें। सरिता डिलीवरी के लिए अपने ससुराल ही आ गई थी। सरिता को मरी हुई बेटी हुई। सरिता ने अपनी सास और दादी सास से अनुरोध किया कि उसकी सफाई करवा दे, लेकिन उन्होंने पैसे बचाने के चक्कर में सरिता की एक न सुनी। महिलाओं के स्वास्थ्य को अंतिम पायदान पर जो रखा जाता था। सरिता अपनी बच्चियों को लेकर पति के पास लौट गई थी। सरिता की बड़ी बेटी प्रेरणा स्कूल जाने लग गई थी। उसे स्कूल जाते हुए 6 महीने होने को आए थे, लेकिन वह कैसे कबूतर हिंदी वर्णमाला का पहला अक्षर भी लिखना नहीं सीख पाई थी। सरिता ने उसे सिखाने के सभी तरीके अपना लिए थे, लेकिन सभी व्यर्थ थे। एक दिन सरिता को हल्का सा बुखार चढ़ा। सरिता ने दवा ले ली। दवा के कारण सरिता के सारे शरीर पर निशान हो गए थे। सरिता को उसके पति सीधे हॉस्पिटल लेकर गए। सरिता की हालत बिगड़ने लगी। सरिता को सांस लेने में भी तकलीफ होने लगी। यह छोटा सा शहर था। डॉक्टर ने राजधानी के हॉस्पिटल में ले जाने की सलाह दी। ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ एम्बुलेंस में सरिता को राजधानी के सबसे अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया। सरिता की बच्चेदानी में मरी हुई बच्ची के कुछ टुकड़े रह गए थे और उन्हीं से पूरे शरीर में जहर फैल गया था। सरिता लगभग 2 महीने तक हॉस्पिटल में एडमिट रही। सरिता के बचने की उम्मीद कम ही थी। डॉक्टर ने भी दवा के साथ साथ दुआओं पर भरोसा करने के लिए कहा था। सरिता की दोनों बेटियां गांव में दादी के साथ थी। सरिता की चाची सास सरिता के साथ थी। दोनों छोटी बच्चियां रोज घर के पास ही मंदिर में जाती थी और भगवान से अपनी मम्मी को जल्दी से सही करने की प्रार्थना करती थी। सरिता की अम्मा भी अपनी बेटी की सलामती के लिए हर मंदिर में चक्कर लगा रही थी। कहते भी हैं, एक औरत के मरने से बच्चों की माँ और माँ की बेटी मरती है, पति को तो दूसरी पत्नी मिल जाती है। गांव में ही प्रेरणा को पढ़ाने के लिए एक सर को लगाया गया था। सरिता की अटूट इच्छा थी, या प्रेरणा का अपनी माँ को खोने का डर, या सर के पढ़ाने के तरीके। प्रेरणा को क से कबूतर ही नहीं, पूरी वर्णमाला आ गई और उसने पढ़ना शुरू कर दिया। सरिता के जीने की इच्छा और उसके हौसले ने बीमारी को हरा दिया और सरिता सही होकर अपनी बच्चियों के पास लौट आई। सरिता को तब डॉक्टर में ही असली भगवान नजर आए थे। उस दिन सरिता ने सोच लिया था कि वह अपनी एक बेटी को डॉक्टर बनाएगी। सरिता की बीमारी में बहुत पैसा खर्च हो गया था। यह वह दौर था जब भारत में न तो मेडिकल क्लेम पॉलिसी होती थी और न ही लोग पॉलिसी के बारे में जागरूक थे। लोगों के पास पॉलिसी लेने के शायद पैसे भी नहीं होते थे। मानव एक सामाजिक प्राणी है। हम भारतीय तो जीते ही समाज के लिए हैं। पूरी जिंदगी यही सोच सोच कर निकाल देते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे, 4 लोगों में इज्जत बनी रहे। सरिता और उनके पति की जमा पूंजी बीमारी में खर्च हो गई थी। इतना ही नहीं, खर्चों की पूर्ति के लिए सरिता के पति को कर्ज भी लेना पड़ा था। ननंद और देवरों की शादी का कर्ज पेट काट कर जैसे तैसे चुका दिया था और सोचा था कि थोड़े पैसे बचा लेंगे तो ननंद की शादी बिना कर्ज लिए कर देंगे। सरिता की सबसे छोटी ननंद शादी लायक हो गई थी। सरिता के पति के साथ के लोगों की पत्नियां बड़ी ठाट बाट सी रहती थी। उस जमाने में भी झाड़ू पोछे बर्तन वाली लगा कर रखती थी। उनके बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ते थे। सरिता की दोनों बच्चियां सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। सरिता खुद ही उन्हें पढ़ाती थी। दोनों बच्चियां भगवान की कृपा से पढ़ने में बहुत अच्छी थी। सरिता तो बस उन्हें अपने पैरों पर खड़ा देखना चाहती थी। सरिता को अभी भी कमजोरी थी। उसके खान पान पर काफी प्रतिबंध लगे हुए थे। सरिता अपने पति के साथ नहीं गई थी। सरिता की ननंद के लिए भी लड़का देखा आने लगे और एक जगह बात भी बन गई। लड़के वालों की कोई मांग नहीं थी, लेकिन बारात का स्वागत अच्छा चाहिए था। सरिता के पति दूसरी बेटी के होने पर दुखी से अपने दोस्तों के बीच बैठे हुए थे। तब उनके एक दोस्त ने कहा, दुखी मत हो, मैं तुझे शहर में जमीन दिलवा देता हूँ। जमीन को बेचकर बेटियों की शादी आराम से हो जाएगी। लेकिन जमीन खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? सरिता के पति ने कहा, चिंता मत कर, मेरे जिया जी ने कॉलोनी काटी है। पैसे जब तेरे पास हो तब दे देना।
दोस्त ने कहा, सरिता के पति ने दोनों जमीनें खरीद ली थी और धीरे धीरे टुकड़ों में जमीनों के पैसे भी चुका दिए थे। अब ननंद की शादी के लिए पैसों का इंतजाम करना था। सरिता ने कहा कि एक जमीन बेच देते हैं, बेटियों के भाग्य में जो होगा उन्हें मिल जाएगा। लेकिन सरिता के पति ने यह कहकर मना कर दिया कि शादी के लिए उधार मिल ही जाएगा, हम समय पर पैसा चुका देते हैं, इसलिए भी उधार मिलने में कोई ज्यादा परेशानी नहीं होगी। कुछ पैसा कमेटी से उठा लेंगे, जमीन नहीं बेचेंगे, अचल संपत्ति बार बार नहीं बनती। ननंद के शादी की तैयारियां होने लगी। दोनों देवरों ने तो हमेशा की तरह किसी भी प्रकार की आर्थिक मदद देने से इनकार कर दिया था। शादी के कामकाज में दुनिया दिखावे के लिए मदद कर रहे थे। सरिता के कंधों पर पूरी शादी की बागडोर थी। शादी वाले घर में 50 काम होते हैं। रसोई की जिम्मेदारी सरिता की दोनों देवरानियों की थी। रसोई के लिए हर वस्तु की व्यवस्था सरिता और उसके पति ने कर दी थी। दोनों देवरानियों को बस बनाना और खिलाना भर था। सरिता ने बाकी ऊपर के कामों की कमान संभाल रखी थी। सरिता के भाई भाभी भी शादी में आए हुए थे। सरिता की भाभी उसकी पूरी मदद कर रही थी। शादी अच्छे से संपन्न हो गई थी और दुल्हन विदा हो गई। सब रात के जगे हुए थे और कई दिनों से थके हुए थे। सभी लोग आराम करने लग गए। जिसे जहाँ जगह मिली वह वहाँ लुढ़क गया। सरिता की भाभी उसके लिए एक बढ़िया सी चाय बनाकर लाई और उसे दे दी। भाभी कब से एक चाय की तलब थी। चाय के बिना मुझे तो नींद ही नहीं आती। लोग नींद भगाने के लिए चाय पीते हैं और मैं नींद लाने के लिए। दीदी बहुत थक गई होगी ना। ऐसा कहकर सरिता की भाभी के टपर टपर आंसू टपकने लगे। क्या हुआ भाभी? सरिता ने कहा, दीदी आप इतना काम करते हो। आपने और जिया जी ने अपनी बेटियों के मुंह से निवाले छीनकर सारी जिम्मेदारियां इतनी अच्छे से निभाई है। भाभी ने आंसू पोंछते हुए कहा, भाभी अपने परिवार के लिए ही तो किया है। परिवार का प्यार और सम्मान जीतने के लिए बहुत कुछ हारना पड़ता है। सरिता ने कहा, लेकिन दीदी अगर परिवार फिर भी प्यार न दे तो? भाभी ने कहा, दीदी मैं किसी की चुगली नहीं कर रही, लेकिन मुझे इतनी तकलीफ हुई है इसलिए आपको बता रही हूँ। कल मैं लेटी हुई थी, आपकी दोनों बड़ी नंदे बातें कर रही थी। उनको पता नहीं था कि मैं वहाँ लेटी हुई हूँ। भाभी ने कहा, फिर क्या हुआ? सरिता ने पूछा। आपकी नंदे कह रही थी कि दोनों छोटी भाभियाँ कितना काम करती हैं, बेचारियों को सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। उन्होंने एक बार भी आपका नाम नहीं लिया। भाभी ने कहा। भाभी की बात सुनकर सरिता को भी एक बार तो तकलीफ हुई, लेकिन फिर बोली, कोई बात नहीं भाभी, ऊपर वाला तो सब देख ही रहा है, फिर हम तो केवल अपना फर्ज निभा रहे हैं। दीदी बड़े लोगों ने सही कहा है कि समझने वाले का मरण होता है। अब आप सो जाओ। भाभी ऐसा कहकर चाय का कप रखने चली गई थी। अपनी हर ख्वाहिश को दबाया। जहाँ बोलना था वहाँ भी चुप्पी को अपनाया। अपनों की गलतियों को माफ़ किया, अपने आप को भुला दिया। उसके बाद भी हार गई, लेकिन फिर भी सबका प्यार नहीं जीत सकी। ऐसा सोचकर सरिता की आंख से न चाहते हुए भी 2 आंसू लुढ़क ही गए थे। आज वही दोनों नंदे सरिता की सबसे अच्छी दोस्त बन गई हैं। दोनों देवरानियां तो अपनी नंदों को फोन तक नहीं करती। नंदे बहुओं वाली हो गई हैं। अपने सुख दुख की सब सरिता से कह लेती हैं। उम्र बढ़ने के साथ ननंद भाभी दोस्त बन जाती है, क्योंकि दोनों ही बुढ़ापे में आने वाली समस्याओं जैसे अकेलापन, उपेक्षा, बहुओं के नाज नखरे से जूझ रही होती हैं। सरिता को 2 बेटियां ही थी। सरिता की बुआ ने अपने बेटे की शादी ऐसी लड़की से करने से मना कर दिया था जिसका कोई भाई नहीं था। सरिता इन सब कारणों से एक बेटे की मां बनना चाहती थी। अतः सरिता एक बार फिर गर्भवती हुई और इस बार उन्हें पुत्र रतन की प्राप्ति हो ही गई। सरिता अपनी दोनों देवरानियों से पहले एक बेटे की मां बन गई थी। समय तेज गति से आगे बढ़ रहा था। सरिता की बच्चियों की स्कूल की पढ़ाई समाप्त होने के कगार पर थी। अब बच्चियों को उच्च शिक्षा दिलवाने के लिए किसी बड़े शहर में शिफ्ट होना जरूरी था। सरिता बच्चियों की बड़ी कक्षाओं की पढ़ाई के कारण ससुराल में ही शिफ्ट हो गई थी। बार बार स्कूल बदलने से बच्चियां डिस्टर्ब होती थी। सरिता के पति का कहना था कि पास के शहर में एक जमीन है, वहीं घर बनाकर शिफ्ट हो जाते हैं।
सरिता राजधानी में शिफ्ट होने के पक्ष में थी, क्योंकि नजदीक के शहर में उच्च शिक्षा के लिए ज्यादा विकल्प उपलब्ध नहीं थे। सरिता ने दो टूक अपने पति से कह दिया था कि अगर नजदीक के शहर में घर बनाया तो मैं शिफ्ट नहीं होंगी, मैं तो गांव के ही घर में रहूंगी। पहली बार अपनी बच्चियों की खातिर सरिता ने जिद पकड़ ली थी, नहीं तो आज तक वह अपने पति की हर बात मानती आ रही थी। एक माँ अपने बच्चों के लिए ईश्वर तक से भिड़ जाती है। यह तो महज सरिता के पति थे। सरिता के पति भी समझ गए थे कि सरिता को मनाना मुश्किल है, लेकिन अब राजधानी में घर कैसे बनाएं? पास में कोई जमा पूंजी तो नहीं थी। नजदीक के शहर की दोनों जमीनें बेच देते हैं, उस पैसे से राजधानी में घर बन जाएगा। दोनों बच्चियां पढ़ने में अच्छी हैं, मुझे विश्वास है कि अच्छा पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाएंगी। शादी जैसे होनी होगी हो जाएगी, सरिता ने अपने पति से कहा। सरिता के पति भी सरिता की बात से सहमत थे। उनकी बेटियों की प्रतिभा की जानकारी उनके बॉस तक को थी। उनके बॉस भी उन्हें जब तब सुझाव देते रहते थे कि अपनी बच्चियों की अच्छी शिक्षा दीक्षा में निवेश करो। भाग्यशाली लोगों के बच्चे ही प्रतिभावान होते हैं। देखना, तुम्हारी बेटियां तुम्हारा नाम रोशन करेगी। इंसान पर उसके आसपास के माहौल का प्रभाव पड़ता है। सरिता के पति भी अब शादी से ज्यादा बच्चियों के कैरियर के बारे में सोचने लगे थे। उन्हें सरिता की बात जच गई थी। दोनों जमीनें बेचकर राजधानी में जमीन खरीद ली गई और घर बनवाना शुरू कर दिया था। सरिता जमीन बेचकर मिले पैसों को एक दिन के लिए भी घर पर नहीं रखना चाहती थी। अगर घर पर रह जाते तो कहीं न कहीं उपयोग लेना पड़ ही जाता। घर क्या, बस ईंट पत्थरों का ढांचा भर था। पेंट आदि करवाने के लिए पैसे नहीं थे। सरिता अपनी बच्चियों और बेटे के साथ घर में शिफ्ट हो गई थी। उसे तो अपनी बच्चियों को पढ़ाने के लिए बस एक छत चाहिए थी, जो उसे मिल गई थी। आज सरिता के पति सरिता की इस निर्णय की प्रशंसा करते नहीं अघाते। सरिता की दूरदृष्टि कहे या जिद, राजधानी में इतनी बढ़िया प्रॉपर्टी बन गई थी। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।